दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ऑस्टीन के संप्रभुता का सिद्धांत। तो मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो इस सिद्धांत में ऑस्टीन ने सबसे बड़ी बात कही है कि संप्रभु ही कानून का आदेश है। तो देखो, इस सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि संप्रभुता क्या होती है। तो देखो, राज्य के 4 तत्व होते हैं और ये 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? सरकार, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। अब इनमें जो संप्रभुता है ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है और यही वजह है कि संप्रभुता को राज्य के प्राण कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब एक व्यक्ति में प्राण ना हो तो वो मरा हुआ माना जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर राज्य में संप्रभुता ना हो तो वो भी खत्म हो जाता है। और यही वजह है कि राज्य को दूसरी संस्थाओं से एक अलग और खास स्थान प्राप्त है। क्योंकि क्या है ना कि राज्य के और जो 3 तत्व हैं वो दूसरे संगठनों में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन संप्रभुता जो है वो केवल राज्य का तत्व है। तो देखो, ये जो संप्रभुता है इसको हिंदी में राजसत्ता या फिर प्रभुसत्ता भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के सुप्रेनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अब देखो, ये जो संप्रभुता है ये राज्य की सबसे बड़ी इच्छक शक्ति का दूसरा नाम है। क्योंकि क्या होता है ना कि राज्य के जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितनी भी संस्थाएं होती है, वो सारी संप्रभुता के अधीन होती हैं। और शायद यही वजह है कि संप्रभुता बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पर संप्रभुता का मतलब राज्य की उस शक्ति से होता है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंदर रहकर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। क्योंकि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या समुदाय राज्य के ऊपर नहीं होता है। अब अगर हम इसे बाहरी दृष्टि से देखें तो संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। तो देखो, यहाँ पर संप्रभुता का सीधा सा मतलब ये है कि किसी पर अपना अधिकार जमा कर उसकी आजादी को छीनकर उसके अपने अधीन करना या फिर उस पर अपना पूरा अधिकार जमा कर उस पर राज करना। अब ये था संप्रभुता का अर्थ। अब देखते हैं कि ऑस्टीन ने संप्रभुता के बारे में क्या बताया है, उनके शब्दों में संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। अब देखो, संप्रभुता जो है ना वो राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब अगर वास्तव में देखा जाए तो किसी भौगोलिक क्षेत्र या फिर जन समुदाय पर सत्ता या प्रभुत्व के पूरे और दूसरे अधिकार को संप्रभु कहा जाता है। अब ये जो संप्रभुता है ये राजनीतिक विज्ञान की जो धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा बहुचर्चित, विवादास्पद और महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब अगर बात की जाए संप्रभुता की तो आमतौर पर संप्रभुता के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, जिनमें पहला सिद्धांत है अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। तो बस दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो संप्रभुता के अद्वैतवादी या ऑस्टीनवादी सिद्धांत के बारे में ही है। अब संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को एकलवादी सिद्धांत, परंपरावादी सिद्धांत, अनन्यवादी सिद्धांत, राज्य पूजा का सिद्धांत या फिर ऑस्टीनवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब संप्रभुता का जो अद्वैतवादी या एकलवादी सिद्धांत है इसके लिए मोनिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये जो मोनिज्म शब्द है ये यूनानी भाषा के मोनो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक, अकेला या फिर अद्वितीय। मतलब ये कि अगर हम इस शब्द की जो उत्पत्ति है उस नजर से देखें तो अद्वैतवाद या एकलवाद वो सिद्धांत है जो केवल एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व में विश्वास करता है। और अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत राज्य की प्रभुसत्ता को दूसरे, स्थायी, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश मानता है और इसी वजह से इसे परंपरावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना ये सबसे पुराना संप्रभुता का सिद्धांत है और फिर यही सिद्धांत धीरे धीरे विकसित होते होते ऑस्टीन के सिद्धांत में बदल गया। अब इसे अनन्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि इसके अनुसार संप्रभुता के समान राज्य में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। मतलब ये कि संप्रभुता ही सर्वोच्च है। अब इसे राज्य पूजा सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिद्धांत राज्य की महिमा का मंडन करती है और ये कहती है कि सब कुछ राज्य में ही है, राज्य के बाहर या विपरीत कुछ भी नहीं है। क्योंकि संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और अब लास्ट में इसे सर्वमान्य रूप से संप्रभुता का ऑस्टीनवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि जब 16वीं शताब्दी में संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत उत्पन्न हुआ
तब ये ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में अपने चरम पर पहुंच गया। और शायद यही कारण है या यही वजह रही होगी कि जॉन ऑस्टिन को आधुनिक काल में संप्रभुता का सबसे बड़ा व्याख्याता और हिमायती कहा जाता है, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने न्यायिक दृष्टि से संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। उन्होंने संप्रभुता के बारे में जो बताया है, उससे संबंधित जो व्याख्या की है, उसमें एक वैज्ञानिक स्पष्टता और पूर्णता है जो बहुत ही प्रभावपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इस तरीके से संप्रभुता की जिस अद्वैतवादी अवधारणा की कल्पना पोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स और बेंथम ने की थी, उसे क्रमबद्ध रूप देकर राजनीतिक विज्ञान और न्याय शाखा की केंद्रीय अवधारणा बनाने का जो श्रेय है वो जॉन ऑस्टिन को ही जाता है। और इसी वजह से आधुनिक युग में संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत की व्याख्या करने वाले विचारकों में जॉन ऑस्टिन का नाम सबसे पहले है। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 तक इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। उन्होंने शुरुआती में सेना में अपनी सेवा दी और फिर उसके बाद वकालत शुरू की। 1826 से लेकर 1832 ईस्वी तक वो लंदन विश्वविद्यालय के विधि शास्त्र के प्रोफेसर रहे। उन्होंने अपनी व्याख्याओं में, अपने लेखों में विधि शास्त्र को एक बड़े रूप में प्रभावित किया। 1832 में उन्होंने अपनी एक बुक प्रकाशित की जो बहुत ही ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट थी, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, और इसका जो वैकल्पिक नाम था वो था द फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की व्याख्या अपनी इसी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में की है। संप्रभुता के कानूनी और अद्वैत रूप की इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली व्याख्या पहले कभी नहीं की गई, और यही कारण है कि संप्रभुता की अधिकतर परिभाषा और विशेषताओं का आधार ऑस्टिन का संप्रभुता का ही सिद्धांत है, जो राज्य को सर्वसत्ताधारी और सर्वशक्तिमान मानता है। संप्रभुता संबंधी ऑस्टिन के सिद्धांत को उनकी सबसे महत्वपूर्ण देन मानते हुए मैक्सी ने लिखा है कि राजनीतिक चिंतन में ऑस्टिन की महत्वपूर्ण देन थी अपने आधुनिक रूप में प्रभु सत्ता का सिद्धांत। तो ये तो था ऑस्टिन और ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की बेसिक जानकारी। अब हम बात करेंगे ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की परिभाषा के बारे में, क्योंकि ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच अंतर करने के साथ साथ परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता को स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का ये मानना था कि कानून उच्चतर द्वारा निरस्तर को दे दिया गया आदेश है, और उनके कानूनी संबंधी इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि वो सर्वोच्च व्यक्ति जिसके आदेशों का पालन राज्य के दूसरे सभी लोग करते हैं, राज्य में प्रभु है, और उसकी ये सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, अगर कोई निश्चित मानव प्रधान जो ऐसे ही किसी दूसरे प्रधान की आज्ञा पालन करने का अभ्यासी नहीं हो तथा जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग आदतवश करते हों, तो उस निश्चित प्रधान को उस समाज में संप्रभु और वह समाज एक राजनीतिक व स्वाधीन समाज होगा। तो देखो क्या था कि ऑस्टिन जो थे ना, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और वहाँ का जो संविधान था वो अलिखित था, इसलिए वहाँ जो भी कानून बनते थे वो परंपरा और रीति रिवाजों के आधार पर बनते थे। अब होता क्या था कि उनमें कई रीति रिवाज और परंपराएं ऐसी हुआ करती थी जो किसी के लिए सही होती थी तो किसी के लिए गलत, क्योंकि जिस तरह का वातावरण वहाँ था उस हिसाब से कुछ परंपराएं और रीति रिवाज अन्यायपूर्ण, अस्पष्ट और असंगत थी। मान लो जैसे हम कोई त्योहार मनाते हैं तो कोई उसे किसी तरीके से मनाएगा तो कोई उसे किसी तरीके से मनाएगा। अब अगर उस पर भी कानून बना दिया जाए तो कोई उसे सही मानेगा तो कोई उसे गलत मानेगा। इसलिए ऑस्टिन ये चाहते थे कि परंपरा और रीति रिवाजों पर कानून श्रेष्ठ होना चाहिए। मतलब ऑस्टिन परंपरा और रीति रिवाजों पर कानून स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि संप्रभु सत्ता संपन्न हो और सत्ता के जरिए निर्माण किए जाने वाला जो कानून है वो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अब ये जो रीति रिवाज है इन्हें कानून कब मानेगा? जब व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ हो और जो भी आदेश है उसकी अभिव्यक्ति हो और वो प्रमाणित हो। मतलब ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो निर्णय लेने में सक्षम हो और अपना आदेश दे, और फिर अगर उसके आदेश की पालना ना हो या माना नहीं गया हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो। अब जैसे हमारे जो मौलिक अधिकार है और इन मौलिक अधिकारों के साथ हमें क्या मिले हैं? मौलिक कर्तव्य। अब अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई हमसे छीनता है तो उन पर कानून बने, लेकिन मौलिक कर्तव्यों पर सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए कोई इनको मानता है और कोई नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून वो है जो सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए।
और अगर कोई कानून को नहीं मानता तो उन्हें सजा होनी चाहिए। इसलिए 3 स्रोत बताएं ऑस्टिन ने। पहला है निर्णय लेने में समर्थ व्यक्ति, दूसरा है आदेश की अभिव्यक्ति और तीसरा है ये प्रमाणित हो। अब इस पर उन्होंने एक सकारात्मक कानून बताया कि जिस कानून का उद्देश्य न्याय और जन कल्याण की स्थापना करना हो और जिसका पालन न करने पर हमें दंड मिले, वो सत्ताधारी की इच्छा को अभिव्यक्ति दे, वही सकारात्मक कानून है। मतलब ये कि जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है ना, वो ऐसा कानून बनाए जिसका उद्देश्य न्याय और जन कल्याण की स्थापना करना हो, और अगर उसके आदेश की पालना ना हो तो दंड मिलना चाहिए, और जो सत्ताधारी इच्छा को महत्व दे, क्योंकि संप्रभु की इच्छा ही कानून है।